हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छी स्टडी चल रही होगी आप सबकी। और मैं हूँ अंकिता मिश्रा और आपके हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि पुस्तक सीरीज़ से है फ्रेंड, और नाटक चल रहा है हमारा टॉपिक। नाटक पार्ट 1 हमने देख लिया था कल, और जिसमें हमने देखा था नाटक की कार्यावस्था, अर्थ, प्रकृति, संधि, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था फ्रेंड। आज हम देखेंगे नायिका के भेद, नायिका के बारे में समझेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और आपके सहयोग से ही कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा पढ़ाना भी यहाँ पे संभव नहीं है फ्रेंड। तो देखिए, आप लोगों ने ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और सब्सक्राइबर बढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हो आप लोग। तो प्लीज़ एक बार आप लोगों से हृदय से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप लोग सहयोग कीजिए कि आपकी और हमारी स्टडी ऐसे ही चलती रहे फ्रेंड। ऐसा नहीं है या सिर्फ मुझे इससे लाभ होने वाला है, आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम दोनों को भी लाभ होगा इससे। तो प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रखने के लिए एक बार शेयर ज़रूर करें इस सेशन को। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, जो भी प्रतियोगी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक सब्सक्राइबर तो आप लोग करा ही सकते हो। ये हमारा नया ही चैनल है फ्रेंड, अभी 1 मंथ ही नहीं हुआ, तो कम से कम 1 मंथ में 100 सब्सक्राइबर तो बनता है फ्रेंड्स। इतना तो करा ही दीजिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, और ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक पर आते हैं हम। अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो ठीक है, नहीं अच्छी लग रही हैं तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, हम टॉपिक पर आ रहे हैं अपने, और आज का हमारा टॉपिक है नायिका भेद। हम नायिका भेद को देखेंगे फ्रेंड। और जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहले की वीडियो पहले देखिएगा फ्रेंड, इससे आपकी स्टडी या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आगे पीछे से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अगर सीरियल वाइज रहता है तो समझने में आसानी होती है। और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन अपना नोटिफिकेशन वो ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, हम देखते हैं नायिका भेद। संस्कृत नाटकों में नायिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है फिर। नाटक इत्यादि में नायिका का विशेष महत्व होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो हम सभी पढ़ते आए हैं, सभी को जानकारी होगी, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो बेहतर जानकारी। और किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। देखिए, नायिका 3 प्रकार की होती हैं, हम सभी जानते हैं। स्वकीया, परकीया, सामान्य। स्वकीया किसे कहते हैं फ्रेंड? वह नायक की पत्नी होती हैं, वो स्वकीया होती हैं। और परकीया होती हैं वह नायिका जो नायक की पत्नी नहीं होती हैं, परकीया कहलाती हैं। ठीक, लेकिन नायिका वो भी होती हैं पर नायक की पत्नी नहीं होती हैं, आप समझ सकते हैं। और सामान्य, वह नायिका जो वेश्या या गणिका होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सामान्य कहलाती हैं। और इन्हीं तीनों को हम डिटेल से देखते हैं। और स्वकीया को ही फ्रेंड्स मुग्धा भी कहते हैं। यह प्रेम कलाओं से अज्ञात होती हैं, इनमें प्राप्त यौना भी कहा जाता है। मुग्धा, स्वकीया को ही मुग्धा कहा जाता है। और ये प्रेम कलाओं से अज्ञात होती हैं, इन्हें प्राप्त यौना भी कहा जाता है।
और मध्यमा, मध्या किसको कहा जाता है? यह नायक के प्रतिकूल व्यवहार पर क्रोधित होती हैं और इन्हें संप्राप्तता या रुय कामा भी कहते हैं। तो रुय कामा किसको कहते हैं फ्रेंड? मध्या को कहते हैं, है ना। और प्रौढ़ा यानी प्रगल्भा, यह प्रेम कलाओं में पूर्णता निपुण होती हैं। प्रेम कलाओं में पूर्णता निपुण होती हैं। देखिए, हमने देखा नायिका के 3 रूप होते हैं, शौकिया, परकिया, सामान्या। और शौकिया के 3 रूप होते हैं, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा फ्रेंड। तो मुग्धा किसको कहते हैं? जो प्रेम कलाओं में अज्ञात होती हैं, उन्हें प्राप्त योना भी कहते हैं, मुग्धा को ही। और मध्या किसको कहते हैं? जो नायक के प्रतिकूल व्यवहार पे गुस्सा हो जाती हैं, या आप यूँ ही समझ लीजिए सरल भाषा में, जो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती हैं और इन्हें संप्राप्तता या रुय कामा भी कहते हैं। और प्रौढ़ा यानी प्रगल्भा, ये प्रेम कलाओं में पूर्णता निपुण होती हैं। जो पूर्णता निपुण होती हैं वो प्रौढ़ा या प्रगल्भा कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए, रुय कामा के भी 3 रूप होते हैं फ्रेंड्स, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। रुय कामा जिन्हें कहते हैं उनके भी 3 रूप होते हैं, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। और प्रौढ़ा प्रगल्भा को भी देख लेते हैं हम, इसके भी 3 रूप होते हैं, सेम जैसे रुय कामा के होते हैं वैसे प्रगल्भा के भी होते हैं, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। नोट है, संस्कृत नाटकों में शौकिया नायिका के कुल 13 भेद बताए गए हैं। संस्कृत नाटकों में शौकिया नायिका के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 13 बताए गए हैं। नायिका की दशा के अनुसार उनके भेद देखते हैं, उनके भेद कितने कितने होते हैं। देखिए, उनके 8 भेद बताए गए हैं और संस्कृत में कितने हैं? कुल 13 भेद हैं। पहला है स्वाधीन पतिका, दूसरा वाशक सज्जा, तीसरा विरहोत्कंठिता, तीसरा खंडिता, चौथा कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका, अभिसारिका। आगे देखते हैं नायिका गुणों के भेद। नायक के समान ही नायिका के गुणों तथा भेदों का वर्णन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है और इन्हें भूषण या अलंकार कहते हैं। इनकी संख्या 20 है, जो निम्न प्रकार है। नायिका के गुणों के भेद में नायक के समान नायिका के गुणों तथा भेदों का वर्णन भी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है और इसको क्या कहते हैं? इनके गुणों को क्या कहते हैं? भूषण या अलंकार कहते हैं। इनकी संख्या भी 20 होती है। ये हैं इनके 20 गुण। कौन कौन से होते हैं? तो ये गुण जो है 3 पार्ट में बटे होते हैं। शारीरिक, अयत्नज, स्वभाव। शारीरिक में आता है भाव, हाव, हेला। और अयत्नज में शोभा, कांति, दीप्त, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य। स्वभाव में लीला, विलास, विच्छित, विभ्रम, किल किंचित, मोट्टायति, कुटमिति, वित्तवोक, ललित, विहित। ये थे 20 गुण। आगे देखते हैं, विशेष में देखते हैं। राजा की पटरानी को महादेवी कहा जाता है। जो राजा की पटरानी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? महादेवी कहा जाता है और इनका जन्म उच्च कुल में होता है। राजा की निम्न कुल उपपत्नियों को अस्थायनी या भोगनी कहा जाता है। राजा की निम्न कुल उपपत्नियों अस्थायनियों या को भोगनी, अस्थायनी या भोगनी कहा जाता है। अंतपुर के सेवक में कंचुकी प्रधान होता है, वह वृद्ध ब्राह्मण होता है। और अभिनय के प्रकार को देखते हैं। अभिनय नाट्य प्रयोगों का प्राण तत्व होता है। अभिनय के द्वारा ही नाटक बनता है और उसी से सहृदय को रस की अनुभूति होती है। भरत ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभावयति यस्माच्च नानायार्न ही प्रयोगता, शाखा अंगोपांगा संयुक्ता अस्त माद अभिनय स्मिता।
अभिनय में सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। देखते हैं अभिनय में कौन कौन से तत्वों का समावेश होता है। तो अभिनय दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक तो धर्मी, दूसरा अभिनय। तो अभिनय का आधार धर्मी जो होता है, अभिनय का आधार लोक धर्मी या नाट्य धर्मी। लोक धर्मी जो होता है ये प्रचलन पर आधारित होता है, प्रचलन पर आश्रित होता है, यानी जो अभी चलन का दौर है उस पर आधारित होता है। और नाट्य धर्मी जो होता है ये नाट्य सिद्धांतों पर आधारित होता है। वहीं अभिनय को देखते हैं। अभिनय का प्रस्तुतीकरण 4 भागों में होता है फ्रेंड, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। अभिनय के प्रकार आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार। और आंगिक भी 3 प्रकार के होते हैं, मुखज, शरीर, चेष्टाकृत। मुखर को क्या कहते हैं, सिर, नेत्र, तारा, पुट, भ्रा, नासा, अधर, कपोल, चिबुक, मुख, ग्रीवा, ये मुखज में आते हैं। और शरीर में हस्त, वक्ष, ये तो शरीर के पार्ट हो गए, ये केवल मुखज मुख के पार्ट होते हैं फ्रेंड। और ये शरीर के पार्ट हैं, हस्त, वक्ष, पार्श्व, कटी, पाद, उदर, उर, जंघा। चेष्टाकृत में समस्त अंगों पर आधारित होता है। अब हम देखते हैं नाटक की वृत्तियों के परिचय। वृत्ति शब्द की निष्पत्ति वृत्त धातु में 3 प्रत्यय के प्रयोग से हुई है। वृत्ति शब्द की निष्पत्ति किस धातु से हुई, तो वृत्त धातु में 3 प्रत्यय लगने से हुई है। और नाटक में प्रयोग वृत्तियों में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण। भरत ने 10 रूप का अध्याय में वृत्ति को काव्य की जननी कहा है। वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं। और नाट्य शास्त्र में वृत्तियों में वेदों के साथ बताया गया है। ऋग्वेदाद भारती वृत्ति, यजुर्वेदार्तो सात्यवती, कौशिकी सामवेदाच शेषाचार्थ वर्णा तदा। अर्थात भारत वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से सात्यवती की युजवेद से हुई। भारत वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो ऋग्वेद से हुई है। और सात्यवती की युजवेद से, और कौशिकी की सामवेद से, आर्यभट्टी की अथर्ववेद से हुई। और नाट्य शास्त्र में प्रोफेसर ब्रजमोहन चतुर्वेदी के 6ठ अध्याय से हुई है। तो ये आपको याद कर लेना है कि आर्यभट्टी, देखिए, भारत वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से, सात्यवती की युजवेद से, कौशिकी की सामवेद से, आर्यभट्टी अथर्ववेद से हुई है। अब हम देखते हैं वृत्तियों के भेद। वृत्तियों के भेद में भारती, कौशिकी, आर्यभट्टी, सात्यवती, ये हम चारों देख के आए हैं। तो भारती किसको कहते हैं, वाग व्यापार प्रधान पुरुष द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा सर्वथा स्त्री वर्जित वृत्ति होती है ये। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं, प्ररोचना, आमुख, बीति, प्रश्न। और आमुख के भी 5 प्रकार होते हैं, उद्धात्य, कथोधात्य, प्रयोग, तिशय, प्रवर्तक, अवगलति। देखिए, कौशिकी वृत्ति किसे कहते हैं, जो नृत्य, गीत, यौन विलास इत्यादि श्रृंगारी मुद्राएं होती हैं उसे क्या कहलाती हैं, कौशिकी वृत्ति कहलाती हैं। और ये भी 4 पार्ट होते हैं इसमें, नर्म, नर्म स्फूर्त, नर्म स्फोट या नर्म गर्भ। और हम देखते हैं आर्यभट्टी। आर्यभट्टी वृत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अथर्व से हुई ना, अथर्ववेद से हुई है। और आर्यभट्टी किसको कहते हैं, इंद्रजाल, महामाया, संग्राम, क्रोध आदि जो मुद्राएं होती हैं वो आर्यभट्टी कहलाती हैं। और ये भी 4 पार्टों में बटी होती हैं, संक्षिप्त का, सफेद, संफेट, वस्तु, स्थान, औपात, संज्ञक। और हम सात्यवती को देखते हैं। और सात्यवती वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो सात्यवती वृत्ति की उत्पत्ति युजवेद से हुई है। और सात्यवती का मतलब है बल, त्याग, दया, हर्ष और मुद्राएं। और ये इसके भी 4 प्रकार हैं, उत्थापक, संघात, संलाप, प्रवर्तक।
तो ये थे वृत्तियों, नाटक में वृत्तियों के परिचय प्रकार। ये हमने देखा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर डीपली पूछा गया तो यहाँ से बन सकता है। ये याद भी बहुत मुश्किल से होता है, इसको 2-3 बार पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक नाटक को देखते हैं हम। हिंदी में आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा की शुरुआत नाटकों से होती है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी में आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये नाटकों से ही होती है। आधुनिक नाटकों के प्राचीन नाटकों की परंपरा में जुड़ते हुए अपने लिए एक अलग रास्ता भी बनाया है। रंगमंच इत्यादि को लेकर नए प्रयोग भी किए हैं। आधुनिक नाटक आज के समय तथा जीवन शैली के ज़्यादा करीब प्रतीत होते हैं। प्राचीन और आधुनिक नाटक के मूल रूप में निम्न अंतर दिखाई देते हैं। कौन कौन से अंतर हैं, अंतर देख लेते हैं प्राचीन और आधुनिक नाटक में। नायक विशिष्ट गुणों से संपन्न होता है, वह उदात्त, उद्दत, प्रशांत या ललित प्रकार का होता है। वहीं आधुनिक नाटक में देखते हैं, नाटक में किन्हीं विशिष्ट गुणों की आवश्यकता नहीं होती, वह किसी भी परिस्थिति का मनुष्य मात्र होता है। और प्राचीन में रस की प्रधानता होनी चाहिए, वहीं आधुनिक में रस की अपेक्षा मनोविज्ञान की प्रधानता आवश्यक है। कथा में संघर्ष केवल मध्य तक ही हो और उसके बाद नायक का विजय स्पष्ट होना चाहिए। इसमें क्लाइमेक्स के लिए स्थान नहीं होता और इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। कथा में वर्ष अंत तक चाहिए, संघर्ष है वो, ये वर्ष नहीं है। ये कथा में संघर्ष जो होता है ये सा बना लीजिएगा, अंत तक होना चाहिए। अंत में चरम सीमा, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेक्स कहते हैं, और व्यवस्थित रूप में रहे। चरित्र की अपेक्षा सत्य, न्याय, सिद्धांत की प्रधानता अपेक्षित है। आदर्शवाद का ही अंत का निष्कर्ष है। नाटक और मृत्यु आदि दुख घटनाएं वर्जित हैं। नाटक केवल मात्र सुखांत होना चाहिए। रंगमंच की व्यवस्था संकेतात्मक होनी चाहिए। और वहीं आधुनिक नाटक में देखते हैं, चरित्र यानी कैरेक्टर का विश्लेषण प्रमुख है। यथार्थ ही अंत का निष्कर्ष है, इस प्रकार का कोई प्रतिबद्ध नहीं। नाटक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सुखांत और दुखांत दोनों हो सकते हैं। नाटक की व्यवस्था वैज्ञानिक और कलात्मक है। तो ये थे प्राचीन और आधुनिक नाटक के स्वरूप, कि प्राचीन में क्या था और आधुनिक युग के नाटक में क्या क्या अंतर है। अब हम देखेंगे रंगमंच को। रंगमंच एक ऐसा स्थान है जहाँ नाटक को जीवन प्राप्त होता है। कलात्मक रंगमंच नाटक को अतिरिक्त आयाम प्रदान कर उसमें कई जीवन की गुणवत्ता प्रदान करता है, गुणा प्रदान करता है। फ्रेंड, नाट्य रचना व नाट्य प्रदर्शन के एक दूसरे से भिन्न नहीं है। रंगमंच और नाटक का विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है। भरत मुनि ने 3 प्रकार की नाटक के लिए 3 प्रकार की रंगशाला का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है? एक तो विकृष्टता यानी आयताकार, चतुरस्रता वर्गाकार, त्रयस्रता यानी त्रिकोण। तो 3 प्रकार की रंगशाला का प्रयोग या उल्लेख बताया है भरत मुनि ने। विकृष्टता, चतुरस्रता, त्रयस्रता, त्रिकोण। रंगमंच के 3 भाग होते हैं, रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य। और रंगपीठ किसे कहते हैं? रंगमंच का जो अगला भाग होता है जहाँ नाटक खेला जाता है वो क्या कहलाता है? रंगपीठ कहलाता है। रंगशीर्ष रंगमंच का पिछला हिस्सा, रंगशीर्ष रंगमंच का पिछला हिस्सा जहाँ नेपथ्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं, ये क्या कहलाता है? आप बस इतना समझ लीजिए, पिछला हिस्सा रंग शीर्ष कहलाता है। शीर्ष का मतलब जो है ऊंचा, तो ऊपर का स्थान रंगमंच का ना समझ लेना, ये पिछला हिस्सा होता है।
रंगशीर्ष रंगमंच का पिछला हिस्सा जहाँ नेपथ्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं। और नेपथ्य ये रंगशीर्ष के पीछे का वह भाग है जिसे दर्शक नहीं देख सकते, ये नेपथ्य कहलाता है। शीर्ष के पीछे का भाग नेपथ्य। और रंगपीठ रंगमंच का अगला भाग जहाँ नाटक खेला जाता है। रंगशीर्ष रंगमंच का पिछला हिस्सा जहाँ नेपथ्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं। नेपथ्य रंगशीर्ष के पीछे का वह भाग जिसे दर्शक नहीं देख सकता। देखते हैं रंगमंच का विधान। नाटक कृतित्व पक्ष, नाटक प्रस्तुतिकरण, दर्शक पक्ष, ये 3 विधान होते हैं। 4 भौतिक पक्ष, तो प्रस्तुतिकरण में निर्देशन व्यवस्था होती है फ्रेंड। और निर्देशन में क्या होता है, अभिनय रंग शिल्प होता है। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, ये अभिनय के प्रकार हैं, हम देख के भी आए हैं। और रंग शिल्प देखते हैं। रंग शिल्प भी 5 प्रकार के होते हैं। एक तो मंच सज्जा, जहाँ पे नाटक खेला जाता है, वो मंच, वहाँ की जो सज्जा होती है, सजावट होती है। प्रकाश, ये सारी चीज़ें रंग शिल्प के लिए ज़रूरी होती है। वस्त्र विन्यास, रूप विन्यास, संगीत तथा ध्वनि विन्यास। व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था क्या क्या होती है। एक तो रिहर्सल, टिकट से लेकर विज्ञापन और समापन तक का प्रबंध होता है। और इधर है भौतिक पक्ष, रंग भवन होता है, मंच होता है, रंगशाला होता है भौतिक पक्ष। अब हम देखते हैं हिंदी रंगमंचीय सामान्य परिचय को। हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक एवं फारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि के आधार को लेकर विकसित हुआ है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य शब्दों का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक रूप में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंगशिल्प, दर्शक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कब हुआ? ये 1853 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? नेपाल के भट गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है। तो हिंदी में रंगमंच का प्रारंभ 1853 में नेपाल के भटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है। और हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, जिसे भारतेंदु राधा कृष्णदास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया है। राधे श्याम कथावाचक अल्फ्रेड नाटक मंडली के प्रमुख नाटककार थे। बॉम्बे और कलकत्ता की रंग मंडलियों में जैसे मॉडर्न थिएटर के एकीकरण से हिंदी रंगमंच का आविर्भूत विकास हुआ। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात कब हुआ? 1868 में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस के थिएटर में हुआ। फिर से यहाँ से देखते हैं, हिंदी में रंगमंच का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में हुआ। कहाँ हुआ? नेपाल के भटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है। और हिंदी रंगमंच का नवोत्थान, मतलब नया उत्थान कहाँ पे हुआ? 1871 में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से हुआ, और जिसमें भारतेंदु राधा कृष्णदास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत हुआ। राधे श्याम कथावाचक ने अल्फ्रेड नाटक मंडली के प्रमुख नाटककार थे। पूछा जा सकता है अल्फ्रेड नाटक मंडली के प्रमुख नाटककार कौन थे? तो राधे श्याम कथावाचक थे। और बॉम्बे कलकत्ता की रंग मंडलियों में जैसे मॉडर्न थिएटर एकीकरण से हिंदी रंगमंच का आविर्भूत विकास हुआ। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात कब हुआ? 1868 में बनारस थिएटर के साथ हुआ। अव्यावसायिक पूछा जाए, अव्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत या सूत्रपात तो 1868 में बनारस थिएटर में हुआ। आगे देखते हैं, 1884 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। नेशनल थिएटर की स्थापना कब हुई? तो ये बनारस में हुई 1884 ईस्वी में। भारतेंदु ने अंधेर नगरी प्रथम मंचन
नेशनल थिएटर ने किया। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन किसने किया? नेशनल थिएटर ने ही किया था। यानी अंधेर नगरी जो नाटक था प्रथम बार कहाँ पर खेला गया? तो ये नेशनल थिएटर में ही खेला गया होगा। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 ईस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इस मंडली में लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिनमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ से। 1854 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर ने ही किया था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इस मंडली ने लगभग भारतेंदु नाटक मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें कौन कौन से नाटक आते हैं? सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विजय शंकर प्रसाद के नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आगे देखते हैं हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज 1884 ईस्वी में भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1884 में यहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया था और उस समय सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन भी किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु का नाटक पर लंबा व्याख्यान कहाँ पर दिया गया? तो ये बलिया नाट्य समाज में दिया गया था। ये कब दिया गया? 1884 में दिया गया था और इसी मंच पे जो है सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन भी किया गया था उसी समय 1884 में ही। हिंदी में रंगमंच के विकास में इलाहाबाद के प्रमुख नाट्य मंच जैसे आर्य नाट्य सभा, श्री राम नाटक मंडली, हिंदी नाट्य समिति, कानपुर के प्रमुख नाट्य मंच जैसे भारत नाट्य समिति, भारतीय कला मंदिर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 ईस्वी तथा अमेच्योर ड्रामेटिक्स एसोसिएशन उल्लेखनीय नाटक मंच रहे हैं। हिंदी रंगमंच के विकास में इप्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जिसे कहते हैं का नाम महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 25 मई 1943 को बॉम्बे में आज़ादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फांसीवाद में किया गया आंदोलन के गर्भ से हुई। फांसीवादी विरोधी आंदोलन के गर्भ से हुई। और फिर से देखते हैं हिंदी रंगमंच के विकास यानी इप्टा को ही इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 25 मई 1943 को बॉम्बे में आज़ादी की लड़ाई विश्वव्यापी फांसीवाद विरोधी के साथ आंदोलन के गर्भ से हुई। अली, सरदार जाफरी, कैफी आजमी, बलराज साहनी, राजेंद्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ, अश्क जैसे साहित्यकार, आलोचना तथा अभिनेता इससे जुड़े रहे हैं। किससे जुड़े रहे? हिंदी रंगमंच के विकास इप्टा से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1943 को हुई थी। इससे कौन कौन जुड़े थे? अली, सरदार जाफरी, कैफी आजमी, बलराज साहनी, राजेंद्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ अश्क जैसे साहित्यकार, आलोचक और नेता जुड़े रहे। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर की नींव डाली थी। पृथ्वी थिएटर की नींव किसने डाली? पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में डाली थी। इसकी स्थापना पर उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। भारत में रंगमंच के विकास को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी द्वारा अप्रैल 1959 ईस्वी में
राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम निर्देशक इब्राहिम अलकाजी ने हिंदी नाट्य और रंगमंच को नगण्य व उपेक्षित स्थिति से ऊपर उठाकर बड़े फलक पर प्रतिष्ठित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। हिंदी रंगमंच के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना कहानी के रंगमंच का उदय है। कहानियों को ज्यों का त्यों मंचित करने का आरंभ देवेंद्र राज अंकुर ने किया। उन्होंने 1975 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल हेतु निर्मल वर्मा की 3 कहानियाँ धूप और टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, बीक एंड मंचीय प्रस्तुति 3 एकांत शीर्षक से करवाई। अब हिंदी का लोक मंच देखते हैं। लोक नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से ही साहित्यिक नाटकों के साथ विद्यमान रही। नाट्यशास्त्र में लोकधर्मी नाट्यधर्मी दोनों परंपराओं के साथ साथ उल्लेख मिलता है। नाट्यधर्मी परंपरा को अभिजात वर्ग और राजा महाराजा का संरक्षण प्राप्त होता है, किंतु लोकधर्मी परंपरा स्वतंत्र रूप में जनजीवन में पलती फूलती है। अभी हमने देखा था लोकधर्मी नाट्यधर्मी किसको कहते हैं। तो लोकधर्मी नाटक जो होता है वो प्रचलन पर आधारित होता है और नाट्यधर्मी ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो वही नाट्य शास्त्र में लोकधर्मी नाट्यधर्मी दोनों परंपराओं का उल्लेख मिलता है। हम आगे देखते हैं हिंदी में लोक नाट्य रंगमंचों के प्रमुख प्रचलित रूप क्या क्या हैं। कौन सा प्रमुख लोक नाट्य है उसका स्थान देख लेते हैं। रासलीला प्रमुख लोक नाट्य है, स्थान है। रासलीला ये उत्तर प्रदेश का है। रामलीला भी उत्तर प्रदेश का। मंच और ख्याल ये मालवा ख्याल राजस्थान का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का नाट्य है। भगत आगरा हाथरस का है। स्वांग हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र का। और जात्रा या बंगला भाषा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार इत्यादि। भवई गुजरात राजस्थान का है। यक्षगान दक्षिण भारत का। नाचा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भाड़ जशिन कश्मीर का है। अंकिया असम का। विदेशिया पूर्वांचल बिहार का है। करियाला हिमाचल प्रदेश का है। थेरू कथु तमिलनाडु का है। मुदियेतु केरल। कृष्णयट्टम केरल का। कुडियट्टम भी केरल का है। तो ये नाटक थे। अब हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक को। नुक्कड़ नाटक 1975 से 1984 के दशक में एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया। आम जनता तक और अधिक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक आम बोलचाल की भाषा में जन समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत ने नुक्कड़ नाटकों के प्रयोग को अपरिहार्य बना दिया। इसी से लोक नाट्यों की तरह लचीलापन और परिवर्तनशीलता इसकी खासियत है। बेखत ग्रोटोस्की के विचारकों और पश्चिम के स्ट्रीट थिएटर ने भी हिंदी में नुक्कड़ नाटकों के मंचन को प्रेरणा प्रदान की। देशव्यापी परिस्थितियों को बदलने से आम जनता के शोषण में वृद्धि और जन संघर्ष की जो व्यक्ति साहित्य और कलाओं में उभर कर रही थी उसको नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने में नुक्कड़ नाटकों का कोई शानी ना था। हिंदी में नुक्कड़ नाटक निश्चित तौर पर इप्टा की प्रगतिशील विचारधारा, वामपंथी राजनीतिक साहित्यिक विचारधारा से गहन रूप में संबद्ध रहे। नुक्कड़ नाटकों में सामायिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित नाटकों के मंचन के लिए वरीयता दी जाती रही है।
एक और प्रेमचंद एवं अन्य लेखकों की कहानियां नुक्कड़ मंच का प्रमुख केंद्र बन गई और दूसरी ओर प्रतिबद्ध नाटककार भी नाट्य लेखन करते रहे। गुरु शरण सिंह शब्दर, हाशमी, राधा कृष्ण सहाय, विभू कुमार, रमेश उपाध्याय, असगर बजाहट, स्वयं प्रकाश, राजेश कुमार आदि के अतिरिक्त कई नए नाटककार भी इस दिशा में सक्रिय हुए। 30 से 40 मिनट में जानी पहचानी घटनाओं एवं स्थिति के कई तनावपूर्ण पहलुओं को उजागर करके नुक्कड़ नाटक दर्शक को उकसाना और प्रेरित करना चाहता है। उसकी भाषा, उसके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी, गीत, संगीत, एक्शन, व्यंग व वक्रोक्ति, प्रभावशाली संवाद उसकी मौलिकता के आधार हैं। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने में शब्दर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों की अपनी अपनी नुक्कड़ टोलियां और आज भी ये जनता एवं नाटक के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सतत क्रियाशील है। तो आज यहीं तक, कल आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, धन्यवाद।